This started now. So question था मेरे पास, the diagram shows a thermometer with a circular dial that records the temperature in Celsius. Write down the temperature indicated by the pointer. Pointer में कितना temperature show हो रहा है, that is my question. So if I am just gonna zoom that one, so you can easily find it out that it is going to be what? It is going to be minus 11, and it's going to be 12, and it's going to be 13. So it's gonna be minus 13 over here. So I can say I can say that it's going to be minus 13. And when the temperature right now temperature, we have done the question. When the temperature increases from minus 20 to 40, so जब टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है माइनस 20 से 40 तक, तो द टेम्परेचर टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 300 डिग्री. Calculate an angle through which the pointer turns when there is a 7 degree rise in the temperature. So can anyone tell me that what's going to be? Simra, you got confusion in part B. So we can solve that part B by using the unitary method over here, and that is quite simple. That's quite simple. I'm gonna tell you that how you are going to solve this one. Just see over here. What is the difference between these temperatures? If I just calculate the difference, so it's going to be 40 minus 20. That's gonna be 60 over here. Okay, is that clear? यहाँ तक सबको क्लियर है? इसका डिफरेंस मैंने निकाला है, वो मैं समझा देता हूँ क्यों निकाला है. यहाँ तक अभी सबको क्लियर है डिफरेंस निकालने तक? डिफरेंस निकाला है, डिफरेंस निकालने का तरीका पता है? ओके. आमना एंड महम, आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम योर साइड बेटा. अच्छा अब देखें, एक साइड पे हम लिख लेते हैं सेल्सियस, ठीक है, और दूसरी साइड पे हम लिख लेते हैं उसका एंगल. ओके, सो व्हेन इट इज़ जस्ट चेंजिंग इट इज डिग्री वॉज 60 डिग्री, वो 60 डिग्री पे जब वो टेम्परेचर को चेंज करता है तो उसका एंगल आ रहा है 300. सही है. सो व्हेन इट इज़ चेंजिंग इट सेल्फ टू 7 डिग्री, जब वो 7 डिग्री पे चेंज करेगा तो उसका एंगल कितना होना चाहिए? इट्स गोइंग टू बी अ यूनिटरी मेथड. ठीक है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे. सो इट्स गोना बी 7 इंटू 300 and x into 60 over here. Got it? So I'm gonna solve this one by 7 into 300 divided by 60. 0 and 0, 6 into 1 and 6 into 5. 7 into 5 is 35. So it means 35 degree का change करेगा वो. Is that clear? Simra, is that clear to you beta? And Maham and Amna and Lamia has given me the answer as well. क्या हुआ इसमें? मैंने सिर्फ इसमें ये किया है कि मैंने टेम्परेचर का चेंज निकाला. सिमरा, आर यू देयर? उसने कहा था कि जब माइनस 20 से 40 तक जा रहा था टेम्परेचर, तो वो 300 डिग्री रोटेट कर रहा था. तो मैंने क्या किया, मैंने इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया. जब मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया तो आई गॉट 60 डिग्री सेल्सियस. यानी कि जब 60 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है तो 300 डिग्री मूव करता है. अब वो बोल रहा है कि विच द पॉइंटर टर्न्स वेयर देयर इज अ 7 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर. यानी कि अब अगर टेम्परेचर में 7 डिग्री का यूनिटरी इज अनक्लियर. ओके, चलो इधर कर लेते हैं ना. अच्छा देखो, हमारे पास दो चीज़ें दी हुई हैं. एक दिया हुआ है सेल्सियस और दूसरा क्या दिया हुआ है? एंगल. ऐसे ही ना? तो मैं एक तरफ लिख लेता हूँ सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर को और एक तरफ मैं लिख लेता हूँ एंगल को. ओके, तो जब मैं अपना चेंज करता हूँ टेम्परेचर में 60 डिग्री का, यानी कि मैंने राइटिंग 60 डिग्री ओवर है, 60 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा है, तो मेरा जो पॉइंटर है जो डायल पे घूम रहा है वो कितना डिग्री घूम रहा है? 300. इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? 300 घूम रहा है. सिमरा, यहाँ तक क्लियर है बेटा? ठीक है. अब उसने कहा कि 7 डिग्री का राइज हो रहा है टेम्परेचर में,
इसका मतलब मैं अगर 7 डिग्री का टेम्परेचर चेंज कर रहा हूँ तो मेरा डायल कितना घूमना चाहिए उसका एंगल पता करना है। तो उसकी जगह मैंने एक्स लिख दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने एंगल कैलकुलेट कर लिया। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, नाउ फॉर पार्ट सी। On one particular day, the temperature was 1 a.m. was at 1 a.m. was 4 degree Celsius. Let me see. Let me see. By 6 a.m. it had been fallen by 9 degree Celsius. Calculate temperature at 6 a.m. अच्छा, अब बात बड़ी सिंपल सी है कि 4 डिग्री सेल्सियस 1 a.m. पे था और 6 डिग्री सेल्सियस पे वो नीचे गिर गया। नीचे गिरने का मतलब हुआ कि मुझे उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि इट इज़ गोइंग बिलो द पॉइंट। सो आई एम गोना राइट नाउ, राइट 4 - 9, दैट्स गोना बी -5 डिग्री सेल्सियस। यस, यानी कि -5 हो जाएगा टेम्परेचर। ओके। रेनाता वेंट ऑन अ जर्नी डेट टुक 7 होल 1/2 आवर्स। रेनाता एक जर्नी पे गई है जहाँ पे 7 होल 1/2 आवर्स जो है उसको टाइम ड्यूरेशन लगा है। द जर्नी स्टार्टेड, चाहे कैलकुलेशन शो करना नेसेसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। 1 मार्क क्वेश्चन में आप ये मत सोचिएगा कि डायरेक्टली कर दें, आपको शो करना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है, एग्जामिनर जो है एग्जामिनर रिपोर्ट में ही लिख के देता है कि हमें कैलकुलेशन भी रिक्वायर्ड थी। तो 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर मोस्टली टाइम पे कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड होती हैं, पर बच्चा जल्दी में करते हुए या उसकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो उस चीज़ को देखता नहीं है और वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन एट अ टाइम ऑफ चेकिंग तो एग्जामिनर चीज़ का बड़ा ख्याल रखता है। हाँ, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करो ना, फिर आई गेट कंफ्यूज इन द डायरेक्ट, तो डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करो, लिख के करो, कोई मसला नहीं है। नंबर नहीं कटेंगे, एक्स्ट्रा काम करने के नंबर नहीं कटते। द जर्नी स्टार्टेड एट 22:48 ऑन मंडे। एक जर्नी था जो शुरू हुआ था 22:48 मंडे को, और 7 - 7.5 घंटे का ये जर्नी था, जिसमें टाइम उसने पूछा है एट व्हाट टाइम ऑन ट्यूसडे डिड इट फिनिश। ट्यूसडे को किस टाइम पे फिनिश होगा, ये आपको बताना है। ठीक है। अच्छा, अब इसको किस तरह से कर लेते हैं हम। सबसे पहले 22:48 का तो टाइम हमारे पास है ऑलरेडी, ठीक है। ये हमारे पास टोटल जो टाइम मुझे इस वक्त नज़र आ रहा है, ये बेटा मेरे पास 24 आवर क्लॉक है। कौन सी क्लॉक है? 24 आवर क्लॉक। अच्छा, 24 आवर क्लॉक है तो इसको अभी मैं छेड़ता नहीं हूँ, इसको साइड में रखता हूँ। हाँ, देखते हैं, हम अभी चेक करते हैं। 7.5 घंटे का सफ़र है, यानी कि इसका मतलब हुआ 7 hours and 30 minutes। ठीक है। जब मैंने इसको एडअप किया तो ये मेरे पास बन गया 8, 4 + 3 7, और ये हो गया 7 + 2 = 9। तो ये 2978 हो गया। अब मैं 60 यहाँ से लेस करूँगा और यहाँ पे 1 प्लस कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास मिनट्स 78 नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो मैंने 60 यहाँ से लेस किया और यहाँ पे 1 इसलिए प्लस किया क्योंकि वो जो मिनट्स थे वो आर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो इट्स गोना बी 30, और 78 में से 60 माइनस करेंगे तो इट्स गोना बी 18 ओवर here, ठीक है। यानी कि ट्यूसडे वाले दिन 30-18 की बात हो रही है। लेकिन अब 30-18 तो कोई टाइम नहीं है, ऐसा ही ना। 30-18 तो कोई टाइम नहीं है, तो मेरे पास 24 घंटे का एक दिन मुकम्मल हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मंडे की अगर मैं बात करूं और ट्यूसडे की बात करूं, इट इज़ ट्यूसडे, और ये वाला पॉइंट जो है वो मंडे का है। ठीक है, यानी कि जर्नी इस पॉइंट पे कहीं स्टार्ट हुआ था डे एंड होने से थोड़ा सा पहले, और फिर वो ट्यूसडे को कुछ टाइम तक चला होगा। देखो बेटा, एक दिन जो होता है ना वो 24 आवर्स का होता है, आपके पास टाइम 24 आवर्स से ज़्यादा आ रहा है। यानी कि आपके पास दूसरा जो दिन था, यानी कि मंडे का दिन भी जो था वो आपको ट्यूसडे के साथ एडअप हुआ हुआ है। तो आपने क्या करना होगा, उस 24 को यहाँ से माइनस करना होगा ताकि मंडे का टाइम हट जाए और सिर्फ आपको ट्यूसडे का टाइम मिल जाए। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस, इट्स गोना बी 6:18। ठीक है, यानी कि 6:18, यानी कि 06:18। तो 06:18 ऑन ट्यूसडे उसका जर्नी कंप्लीट हो चुका होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको समझ में आ गई? मैम, आई थिंक दैट यू गॉट द रॉन्ग आंसर। मैम, समझ में आया तुम्हें? नॉट क्लियर? अच्छा, हमने एक बात बताओ, जब 22:48 में तुम 7:30 यानी कि 7 घंटे 30 मिनट प्लस करोगी तो अगला दिन शुरू हो जाएगा, यानी कि 30 घंटे 18 मिनट का टाइम तुम्हें समझ में आया? ये वाली बात समझ में आई कि ये पॉइंट कैसे निकला, ये वाला टाइम कैसे आया मेरे पास?
हाँ, तो बस अब इसमें से 24 आवर माइनस कर देते हैं। देखो मेरे पास मंडे का दिन और ट्यूसडे का दिन दोनों शामिल हुआ हुआ है। ये जो टाइम मुझे नज़र आ रहा है ना, ये मंडे प्लस ट्यूसडे का है। और एक दिन के 24 घंटे होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, 24 इसमें से माइनस कर दूंगा ताकि मंडे का टाइम कैंसिल हो जाए। मंडे का टाइम माइनस हो गया, तो अब ये जो टाइम आ रहा है 6 आवर एंड 18 मिनट, ये मेरे पास ओनली ट्यूसडे का टाइम है। इज दैट क्लियर? अच्छा, पार्ट बी देखें। पार्ट बी में कह रहा है, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी रेनाता ट्रेवल 150 किलोमीटर इन 5 आवर्स। शी ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। कैलकुलेट हर एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। क्या कह रहा है भैया इसमें? इसमें क्या जानना चाहता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी 150 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल किया, और एवरेज स्पीड जो आ रही है 20 किलोमीटर फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। बाकी जो जर्नी था उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर आ रही है। कैसे निकलेगी एवरेज स्पीड? अच्छा, 50 आ रही है, आपने निकाल लिया। देखते हैं। देखो मुझे क्या करना होता है, एवरेज स्पीड निकालनी है ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तुम्हारे पास नहीं है इस वक्त, है? नहीं है, ऐसे ही है ना। टोटल डिस्टेंस तो अभी है ही ना मेरे पास। फर्स्ट यूनिटी फॉर द डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए यूनिटी क्यों लगाओगी? देखो तुम्हें टोटल एवरेज स्पीड चाहिए, तो तुम्हें एवरेज स्पीड निकालनी होगी। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? व्हाट डू यू थिंक दैट हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द एवरेज स्पीड? 2 नंबर का सवाल है, कुछ ना कुछ तो उसने एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी होंगी इसमें। हाँ, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, स्पीड मुझे, एक जर्नी की मुझे स्पीड दी हुई है कितनी, 20। चलो मैंने 20 यहाँ लिख भी दिया। ठीक है, टोटल जर्नी का टाइम कितना था, 7.5 घंटे था ना टाइम। तो 5 घंटे उसमें से माइनस हो गए, तो इट्स गोना बी 2.5 ओवर हेयर। इतना टाइम बचा होगा, ऐसे ही। देन वी विल ऐड, एंड फाइनल आंसर इज 50। नो 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 नो, फाइनल आंसर 50 नहीं हो सकता। वो शायद आपको डिवाइड करना पड़े, उसके बाद 50 हो जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल एक तरीका जो मैंने बेसिक सिखाया है वो मैं बता देता हूँ। पहला काम तो ये है, देखो टोटल टाइम ड्यूरेशन थी 7.5 घंटे की। उसमें से 5 घंटे तो यूज़ हो चुके हैं, यानी कि 2.5 घंटे रह गए सिर्फ। इस वाले को अगर मैं मद्देनज़र रखता हूँ तो। ठीक है, तो डिस्टेंस जो आएगा वो मेरे पास 20 × 2.5 होगा। जिसका मतलब ये हो गया कि 20 × दैट्स गोना बी 25/10। 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20, और ये हो गया डिस्टेंस 50। सही है। अब समझने वाली बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। टोटल देखो, दो अलग अलग डिस्टेंसेस आ गए, एक डिस्टेंस 50 का आ रहा है, एक डिस्टेंस 150 का आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँ, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस का मतलब हो गया 150 एक डिस्टेंस था, दूसरा डिस्टेंस आ गया 50 का। और टोटल टाइम मेरे पास होगा 7.5। क्यों? क्योंकि उसने सब शुरू में बता दिया था ना, 7.5 घंटे लग रहे हैं जर्नी के ऊपर। तो टोटल 7.5 हो गया ये। अब ये टोटल कुल मिला के बनेगा 150 + 50, इट्स गोना बी 200 डिवाइडेड बाय 7.5। पॉइंट नीचे से रिमूव किया, ऊपर जीरो लगा दिया। ये हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 75। अब कैंसिल कर लेते हैं, 525, हाँ 5 से ही जा रहा है ये। और ये जाएगा मेरे हिसाब से 5 × 1 = 5, 2 कैरी जाएगा, 5 × 5 = 25। ठीक है, लेमिया लेट मी चेक। और 5 4 = 20 हो जाएगा। सो इट्स गोना बी 2 zeros, 5 3 = 15, और 5 8 = 40। इट्स गोना बी 80। 80/3। 80/3 को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ, तो 3 2 = 6, ये 2 बच गया, ज़ीरो नीचे। 3 × 6 = 18, और 2 बच गया, और पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ाता रहूँगा, चलता रहेगा वो। 26 होल 2/3 किलोमीटर पर आवर।
ये आ रही है टोटल मेरे पास एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। ये क्लियर है? डिड इट बाय द डिफरेंट मेथड। बेटा कौन से मेथड से किया आपने इसको? माई आंसर इज रॉन्ग। आपने कौन सा मेथड लगाया था मुझे बताएं। वो जो आपने मुझे बताया था अभी चैट में। सवाल भी मुझे बताइएगा ज़रा कौन सा था हमारा। इफ़ 150 हैज़ 5 आवर्स देन x इंटू 7.5 आवर्स शुड बी सेम। नहीं 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 नहीं, यूनिटरी मेथड नहीं हो सकता बेटा। देखो स्पीड वो ऊपर डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, और स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम वन। वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखो आपको एवरेज स्पीड चाहिए सिमरा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो थ्रू विद द फॉर्मूला। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ, एवरेज स्पीड की बात हो रही है अभी। पहले मैंने ये जो स्पीड मुझे दी हुई थी 20 किलोमीटर की, मैंने एज्यूम किया कि 5 घंटे उसने चला था 150 पे, तो बाकी मुझे डिस्टेंस पता करना होगा। टोटल ड्यूरेशन आ रही थी 7.5 घंटे की, तो मैंने उसमें से 5 माइनस किया तो 2.5 घंटे रह गए। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाला कि जो रिमेनिंग स्पीड जिस पे वो चला है वो उसका टोटल डिस्टेंस कितना था, तो 50 किलोमीटर आ रहा था। मैंने दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दिया, टोटल डिस्टेंस आ गया था मेरे पास, तो मैंने डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दिया। अच्छा बाकी बच्चे ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाए, मैं सिमरा को ज़रा इसमें क्लियर करके आ रहा हूँ। हाँ सिमरा। बेटा वो इस वजह से आपका रॉन्ग है ना, क्योंकि आप यूनिटरी मेथड यूज़ कर रहे हो। यूनिटरी मेथड इसमें तो नहीं हो सकता। देखो यूनिटरी मेथड तब होता है जब आपके पास सेम चीज़ों की बात हो रही हो, ठीक है ना। अब सेम चीज़ों की बात तो नहीं हो रही, मतलब इसमें आपको वो पता करना है एग्जैक्टली स्पीड की बात हो रही है कि एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड इज़ नॉट इज सेम एज द डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम का डिवीजन से एवरेज स्पीड बन रही है, तो यू कैन नॉट कैलकुलेट, आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एवरेज स्पीड को बाय द यूनिटरी मेथड। ठीक है। अच्छा हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ करनी है, कोई मुझे बता सकता है? इट इज़ नॉट टेक्निकल वन, इट इज़ अ क्वाइट सिंपल वन। यस, हाँ एलसीएम है। अब एलसीएम के हिसाब से करना है आपको। अब मुझे बताएं कि क्या करेंगे। अगर एलसीएम लेना है, buses following a route A leave the bus station every 5 minutes, buses follow the route B leave the bus station every 6 minutes, buses following a route C leaves every 9 minutes। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि हम पाँच, 5 का, 6 का और 9 का एलसीएम ले लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, तो इट्स गोइंग टू बी 3 into 2 is 6, 3 into 3 is 9, and it's going to be 5 over here. सो 2 into 1 is 2, और ये 3 ऐसे ही रह जाएगा और 5 आ जाएगा। फिर इज गोइंग टू बी 3 into 1 and 1 and 5, एंड देन 5 into 1। सही है। तो ये मेरे पास आ रहे हैं फैक्टर सारे 3 × 2 × 3 × 3 ओहो, क्या हो रहा है इसको, ज़्यादा जज्बाती हो गया मेरा लैपटॉप आज। 3 into 2 by 3, 90 आ रहा है। अच्छा, किसी ने आइडेंटिफाई कर दिया 90 आ रहा है, ज़रा देख लेते हैं। 3 2 3 और 5, 3 3 9 9 18 18 5 90, यस इट इज़ 90। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 मिनट्स के बाद, 90 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर और 30 मिनट, 1 आवर और 30 मिनट के बाद दोबारा एक साथ निकलेंगे। तो अगर 13 बजे बसेस निकल रही हैं तो 1 घंटे 30 मिनट बाद सब एक साथ निकलेंगी। सो इट्स गोइंग टू बी 30 एंड इट्स गोइंग टू बी 14, यानी कि 14 बज के 30 मिनट पे सारी बसेस दोबारा से निकलने वाली हैं। गॉट इट। सही है बेटा, सबको समझ में आ गई ये बात। सही है। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अब आप लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो ये थोड़े से आसान क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो मैं ये करने वाला हूँ कि आज हम एक ही सेशन लेंगे और उसमें मैं मैक्सिमम जितने अभी हो सकते हैं हमारे क्वेश्चन उतने मैं करवाऊँगा, और उसके बाद फिर मैं ये रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी हैं, मतलब आफ्टर 10 और 12, वो सारे के सारे मैं जीसीआर पे पोस्ट करूँगा, और डेट वुड बी और असाइनमेंट, ठीक है ना। अब आपसे जितने सवाल उसमें से हो जाते हैं, सो यू आर गोना जस्ट सेंड इट बैक ऑन GCR एज वेल। आप GCR पे मुझे उसे वापस भेजेंगे और मैं उनको चेक करूँगा, क्यों, बिकॉज टुमारो वी वुड बी हैविंग अ क्लास। तो उसका जो असाइनमेंट का टाइम होगा वो कल सुबह तक होगा, ठीक है। तो आपके पास आज का पूरा दिन होगा और कल का होगा, तो ऑलमोस्ट टोटल 27 क्वेश्चन है। तो यू वुड बी, अगर मैं 10 यहाँ करवा देता हूँ, 17 सवाल रह जाएंगे। तो 17 आपको आज के आज ही करने हैं, ठीक है, और आपने करके सुबह तक उसे पोस्ट करना है। PDF बनाना सबको आता है, सबको PDF बनाना आता है। असाइनमेंट का टाइम होगा कल सुबह 12 बजे तक, डिले टाइम डाल दूंगा मैं, ठीक है। आप लोग उसे करके उसे PDF पे अपलोड करेंगे, सो आई एम गोना चेक दैट असाइनमेंट, और कल की क्लास में फिर हम सबकी गलतियां डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपका रूटीन वर्क यही होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे मैंने सिखा था कि सितंबर के बाद में देना शुरू करूँगा, सितंबर इज एंड एट द एंड, ठीक है। ओके, द टेम्परेचर इन द फ्रीजर इज 18 डिग्री सेल्सियस, द आउटसाइड टेम्परेचर 24। मंडे को आपका CI का पेपर है कौन सा? यार आज तो 24 तारीख है, तो तुम्हारा अगले मंडे को है ना CI का पेपर, 2 तारीख को पेपर है ना। हाँ, तो डरा दिया तुमने मुझे अभी से। हाँ, तो मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ, कल की बात कर रहा हूँ। वो जिस दिन जिन डेज में CI के पेपर है उस दिन मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा। आई नो दैट, डरा दिया तुमने मुझे। ओके, द टेम्परेचर इन अ फ्रीजर इज -18 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजर का जो टेम्परेचर है वो -18 डिग्री सेल्सियस है। द आउटसाइड टेम्परेचर इज 24 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड टेम्परेचर एंड द फ्रीजर। तो आपको आउटसाइड और फ्रीजर का टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। सो 24 माइनस और माइनस का 18 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 24 + 18 एंड इट्स गोइंग टू बी 42। तो डिफरेंस आ रहा है 42। What about this? The temperature in a fridge is 22 degrees Celsius, warmer than the freezer temperature. Find the temperature in fridge. अच्छा, फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजर के टेम्परेचर 22 डिग्री वार्मर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं -18 + 22 कर देता हूँ, यस सिमरा, दैट इज गोइंग टू बी 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, ये वाला देख लें ज़रा सवाल।
द टाइम इन चेन्नई इज़ 4 होल 1/2 hours अहेड ऑफ अ टाइम इन लंदन। अहेड का मतलब होता है टाइम आगे, लंदन के टाइम से चेन्नई का टाइम 4.5 घंटे आगे, पीछे का टाइम लंदन का है। व्हाट इज़ द टाइम इन लंदन व्हेन इट इज़ 14:45 इन चेन्नई। चेन्नई में अगर 14:45 हो रहे हैं तो लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा, तो मीन्स मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो 14:45 में से मैं 4.5 घंटों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15 और ये हो जाएगा मेरे पास 10। सही है, यानी कि इस वक्त लंदन में टाइम हो रहा है 10:15। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आ गई? ये वाली बात समझ में आ गई है तो मैं अगला पार्ट जाऊँ? ठीक है। अ फ्लाइट लीव्स लंदन एट 13:25 लोकल टाइम। फ्लाइट जो है वो लंदन के लिए लीव कर रही है और 13:25 उसका लोकल टाइम दिया हुआ है। इट अराइव्स इन चेन्नई एट 4 लोकल टाइम द नेक्स्ट डे। अच्छा, अब देखें, बात को ज़रा सुनिएगा। फ्लाइट लीव्स लंदन एट 13:25 लोकल टाइम, इट अराइव चेन्नई एट 4 लोकल टाइम द नेक्स्ट डे। वर्क आउट इन आवर्स एंड मिनट्स द लेंथ ऑफ द टाइम, द लेंथ ऑफ द फ्लाइट। सबसे पहला काम ये होगा कि दोनों को एक ही टाइम पे लेकर आ जाएं। जैसे लंदन की बात कर लेते हैं। लंदन में फ़्लाइट ने चलना निकली है वहाँ से 13:25 पे, और यहाँ पे चेन्नई में जब वो पहुँची तो 4 बज रहे थे। भाई चेन्नई और लंदन के टाइम में कितना फ़र्क है? 4.5 घंटे का। ठीक है, और डेफिनेटली सी बात है ये दूसरे दिन पहुँची होगी, क्योंकि 13:25 पे निकली है तो 4 तो पीछे तो नहीं आ सकता, वो दूसरे दिन होगा। तो एक काम करते हैं क्या, कि हम चेन्नई के टाइम में से पहले 4.5 घंटे माइनस कर देते हैं। अच्छा, चेन्नई के टाइम में 4.5 घंटे माइनस हो नहीं पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें। वजह बताऊँ क्या है? क्योंकि 4 में से 4.5 को माइनस नहीं किया जा सकता। तो मैं चेन्नई के लिए आपको समझा रहा हूँ। देखें, ये 4 बज रहे हैं इस वक्त यहाँ पे, और प्रीवियस डे मुझे इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो प्रीवियस डे का जो टाइम होता है ना वो 24 आवर मिनट्स का, 24 आवर्स का होता है। तो मैंने क्या किया, ये जो 4 बज रहे थे ना चेन्नई में, इसमें सबसे पहले मैंने ये काम किया कि 24 को प्लस कर दिया, ताकि मैं प्रीवियस डे को अपने करंट टाइम के साथ इंक्लूड कर लूँ। तो ये 28 हो गया। अब प्रीवियस डे और करंट डे दोनों मिलाकर 28 टाइम हो रहा है मेरे पास। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर मैं लंदन का टाइम निकालना चाहता हूँ तो लंदन के टाइम के लिए मुझे इसमें 4.5 घंटे माइनस करना है। तो 4 और 30 मिनट जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो इट्स गोइंग टू बी, यहाँ पे आएगा मेरे पास 60 कैरी हो जाएगा और ये 7 रह जाएगा। ठीक है, 60 में से 30 जाएगा तो 30 बचेगा, और 27 में से 4 जाएगा तो 23 बचेगा। यानी कि 23:30 लंदन का टाइम होगा। ठीक है, ये लंदन का टाइम आ गया मेरे पास। जब यहाँ पे 4 बज रहे होंगे तो वहाँ पे 23:30 हो रहे होंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि 13:25 पे अगर ये निकली थी तो कितना टाइम लगा है। तो इसमें से 13:25 माइनस कर देते हैं अगेन। तो 30 में से 25 जाएगा तो 05 हो जाएगा यहाँ पे, और 23 में दे रहे हैं 10, यानी कि 10 घंटे 5 मिनट में वो फ्लाइट टोटल उसका टाइम है, फ्लाइट टाइम। जो फ्लाइट का मेरे पास टाइम आ रहा है, दैट इज़ 10 आवर एंड 15 मिनट्स, ओ सॉरी 5 मिनट्स, यानी कि 10 घंटे 5 मिनट ने फ्लाइट ने टाइम लिया ट्रैवल करने में। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? ये बात सबको समझ में आ गई? सिमरा का जवाब नहीं आया। एंड आमना टू। अच्छा, रिपीट कर देता हूँ। देखो, चेन्नई का टाइम था 4 बजे का। ठीक है, अब मुझे करना क्या था कि 4 बजे का टाइम था, तो मैं 4 में से 4.5 घंटे माइनस करके लोकल टाइम प्रीवियस पे तो जा नहीं सकता। तो मैंने प्रीवियस 24 आवर क्लॉक जो थे प्रीवियस डे, वो 4 में प्लस कर दिया ताकि नया टाइम बन जाए। वो बन गया 28। चेन्नई का नया टाइम 28 आ रहा है। उसमें से मैंने 4.5 घंटे माइनस किए तो मुझे लंदन का टाइम मिल गया, जो कि 23:30 होगा लंदन के हिसाब से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, उसमें से 13:25 यानी कि जो अराइव वो था, डिपार्चर टाइम था, ये डिपार्चर टाइम था और ये अराइवल टाइम था। ठीक है, डिपार्चर में से अराइवल को माइनस किया तो मुझे पता चल गया कि फ़्लाइट ने 10 घंटे 5 मिनट लिए होंगे। ठीक है सिमरा, मैंने जस्ट सिंपली कैलकुलेशन को बैक की तरफ किया है। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है? पी गोज ऑन अ हॉलीडे फ्रॉम फ्रांस टू यूके
हिज जर्नी टेक 4 hour and 43 minutes, उसके जर्नी ने 4 घंटे 43 मिनट लिए हैं. इट एंड एट्स 2:13 ऑन सैटरडे. सैटरडे को 2:13 पे एंड अप हुई है. वॉट टाइम ऑन फ्राइडे डज ए जर्नी स्टार्ट. अब ये वही वाली बात हो गई. देखो यहाँ पर और यहाँ पर ये दो अलग अलग दिन हैं. ये फ्राइडे है और ये सैटरडे है. सैटरडे को जर्नी एंड हो रहा है कितने बजे, 2:13 पे. और वो फ्राइडे को स्टार्ट हुआ होगा. तो अब मैं पीछे जाऊंगा तो माइनस करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा. तो मैं क्या करता हूँ, फ्राइडे का टाइम जो होता है 24 घंटे का, उसको मैं इस वाले करंट टाइम के साथ एडअप कर देता हूँ. उससे होगा क्या, 24 आवर क्लॉक फ्राइडे के थे, उसमें मैंने सैटरडे का टाइम भी प्लस कर दिया, तो मेरे पास टोटल टाइम आ गया. ये दोनों दिन को मर्ज कर दिया मैंने. इट्स गोना बी 26:13. सही है. अब मैं इसमें आराम से माइनस कर सकता हूँ. 4 आवर में से 43 आवर को, मैं 4 आवर 43 आवर को माइनस करना है मुझे. मैंने 4 यहाँ लिखा, 43 यहाँ लिखा. जब सब्सट्रैक्ट करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 5, और ये यहाँ पे मेरे पास एडअप हो जाएगा 60. तो इट्स गोइंग टू बी 3 - 3 0, और 6 + 1 is 7, 7 - 4 is 3. 30 यहाँ पे हो गया. 25 में से 4 जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी 21. यानी कि फ्राइडे वाले दिन जो टाइम होगा वो 21:30 का टाइम होगा. फ्राइडे को 21:30 पे हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे. तो अगले दिन सैटरडे वाले दिन हम पहुंचेंगे 2:13 पे. इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? जब प्रीवियस डे मुझे यूज़ करना होता है तो मैं उसको करंट डे के साथ एडअप करता हूँ, 24 प्लस करता हूँ तो वो करंट डे के साथ एडअप हो जाता है. सिमरा एंड आमना. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 10 को भी एक दफ़ा देख लेते हैं. ये भी बहुत सिंपल सा है. 30 मिनट टू 2 होल 1/4 आवर्स. इसको आपको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाना है रेशो की. 2 का मतलब हमेशा रेशो होता है. तो 30 मिनट्स को तो साइड में कर दिया मैंने. हमेशा छोटे यूनिट पे सबको कन्वर्ट कर लेते हैं. ये 2 होल 1/4 आवर्स है ना, तो इसको कन्वर्ट करते हैं हम. 4 × 2 = 8 + 1 9/4 आवर्स हो जाएगा. 9/4 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 × 2 = 4, 2 × 30 = 60, 2 × 1 = 2, 215. सो 9 × 5 = 45 होगा. 4 ऊपर आ गया. 9 × 1 = 9, 10, 11, 12, 13, 135. 30 मिनट्स और 135 मिनट्स, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है. मिनट से मिनट चला जाएगा, 30 और 135 रह जाएगा. इसको एक ही टेबल से कैंसिल कर लें. 5 × 6 = 30, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, और 2:9 आ रहा है मेरे पास. इज दैट क्लियर? दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने उसको मिनट पे कन्वर्ट किया है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा अच्छा, सही सही है. हाँ मैं बता देता हूँ. भाई देखो, 2 घंटे 2 होल 1/4 आवर्स था ना, मैंने बस उसको मिनट में कन्वर्ट किया. कैसे? 2 होल 1/4, 4 × 2 = 8 होगा. 8 + 1 9, ये हो जाएगा 9/4 आवर्स. इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो 60 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो मेरे पास 135 आ गया. ये टोटल मिनट हो गए. अब मैंने लिखा 30 मिनट और 135 मिनट, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो गया. और 30 और 135 को सेम टेबल से मैंने कैंसिल कर दिया. सो आई गॉट 2 and 9. ठीक है. अच्छा, अब ये रिमेनिंग सवाल इसके जो है ना 10 के बाद, वो सब आप लोगों ने खुद करने होंगे. मैं GCR में पोस्ट करूँगा. ठीक है. तो बस आज की क्लास को हम इतना रखेंगे. और मैं अभी पोस्ट कर रहा हूँ तो आप इसको सॉल्व करके अपलोड करेंगे. मैं टाइम वहाँ पे मेंशन कर दूंगा. ठीक है, कल सुबह तक.